नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सफलता की सीढ़ी में। तो दोस्तों, ये हमारी जो एक क्लास है, इसमें हमने ये कृष्णा सोबती जी का जो ज़िंदगीनामा है उसका ये भाग 2 है, दूसरा पार्ट है। और ये हमारे जो सिलेबस में जो क्लासेस चल रही हैं, नेट की इकाई 6 और हिंदी उपन्यास की क्लासेस चल रही हैं दोस्तों। तो इसमें पहला पार्ट हम पहले ही डाल चुके हैं कृष्णा सोबती जी के ज़िंदगीनामा पर, जिसमें कि हमने कृष्णा सोबती का साहित्यिक जीवन परिचय, उनकी सम्मान और उनकी उपन्यास और उपन्यासों की ट्रिक पे, जो ज़िंदगीनामा उपन्यास और उनके पात्रों का पात्र संयोजन में पात्रों की ट्रिक को हम पहले ही डाल चुके हैं दोस्तों। और ये दूसरा भाग है जिसमें हम कथानक, कथा वस्तु, महत्वपूर्ण बिंदु, कथन, महत्वपूर्ण कथन, समीक्षा, विशेष और भाषा शैली, केंद्र बिंदु, उद्देश्य और ये सब चीज़ें हम जो है इस बचा कुचा जो भी है, जो उपन्यास का बाकी बचता है, हम इसमें डाल रहे हैं दोस्तों। ये दूसरे भाग में हम कृष्णा सोबती की ज़िंदगीनामा में, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार 2 भागों में डिवाइड करके हम जितना भी समायोजन हो सकता है, जितने भी कंटेंट बन सकते हैं एक उपन्यास पर, वो हम सारे कंप्लीट कराते हैं क्लास में। लगभग सारा कंप्लीट कराते हैं, इससे कुछ बाहर ना आए, इस पूरा का पूरा आपको यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं हम अपनी क्लास पर। तो दोस्तों चलते हैं, ये हमारा भाग दूसरा जो है उपन्यास का, दूसरी वीडियो है हमारे उपन्यास की। उपन्यास है ज़िंदगीनामा, उसकी कथा वस्तु हम आपको उसमें बताएंगे, और कथानक के बारे में, उसके बारे में विशेष और कुछ जो आलोचनात्मक कथन है वो, ये सब हम आज इस वीडियो में बता रहे हैं आपको इस क्लास में। तो ये आज की हमारी दूसरी क्लास है ज़िंदगीनामा। इस उपन्यास में दोस्तों जो कथानक है वो किस प्रकार से है और कैसे ये स्टोरी है उसके बारे में बताएंगे आपको सारा, जैसा कि हम हमेशा बताते हैं, ठीक है। तो चलते हैं हम ज़िंदगीनामा पर। तो यह उपन्यास का कथानक खेतों की फैला सीधा साधा साधा धरती से जुड़ा हुआ उपन्यास में कथा तो कम है, परंतु दृश्यों का एक निरंतर क्रम है दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों जो कृष्णा सोबती जी हैं, यहाँ पर एक तरह से उन्होंने दृश्य के रूप में पूरे उपन्यास को दिखाया गया है। यानी कि कथानक कम चलती है, और आप जब इस कथानक को पढ़ रहे होंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आप कोई वीडियो देख रहे हैं, आप कोई मूवी देख रहे हैं, आप कोई नाटक देख रहे हैं। तो यानी कि दृश्य आपको सामने प्रतीत होंगे, ऐसा बड़ा मार्मिक चित्रण किया है इसमें कृष्णा जी ने, ठीक है। और मैं आपको कुछ छोटी छोटी बातें उपन्यास के बारे में बताऊंगा। दूसरा है, लेखिका ने पंजाब के डेरा चट्टा गांव की यादों को दृश्य में बांधकर प्रस्तुत किया है दोस्तों। तो ये बहुत महत्वपूर्ण कथन है, आप ध्यान रखिएगा कि जो ये उपन्यास है उसकी जो कहानी है वो पंजाब के एक डेरा चट्टा गाँव है दोस्तों, उसकी कहानी है। उसको बड़े, उसके जो दृश्य हैं, वहाँ के जो मार्मिक चित्रण है, वहाँ का जो आंचलिक परिदृश्य है, उसको बड़ी मार्मिकता से प्रस्तुत किया है यहाँ पर कृष्णा जी ने। उन्होंने वो सब चीज़ देखा है, भोगा है और समझा है, महसूस किया है, वही उन्होंने अपने काव्य रचना में हमको प्रदर्शित किया है दोस्तों। तो यहाँ पर जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो ये है कि लेखक ने ये जो उपन्यास लिखा है उसका जो परिदृश्य है वो है डेरा सच्चा गांव। एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है, ठीक है। आगे, उस गांव में बसे हिंदू, मुसलमान और सिख समुदाय की ज़िंदगी के अनेक चित्रों को सांस्कृतिक बिंब के रूप में उकेरा, यानी कि एक बिंबात्मक चित्रण किया गया है दोस्तों इस रचना में, आप ज़िंदगीनामा में दोस्तों। और क्योंकि पंजाब का क्षेत्र है दोस्तों, तो वहाँ पर इन 3 धर्मों के लोग बहुतायत में मिलते हैं, और ये कहानी बेसिकली तब की बताने की है जब स्वतंत्रता नहीं प्राप्त हुई, उससे पहले की कहानी से कुछ लिंक ये सब परिदृश्य दिखाए हैं दोस्तों। तो ये उसमें हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, सभी समुदाय के लोग मिलजुल के बड़े अच्छे प्यार से रहते हैं। और ये कथानक उस टाइम की है जब हमारे यहाँ पर जमींदारी प्रथा चलती थी, और ये कहानी एक जमींदारी में जो लोग परेशान होते थे जमींदारी से, जो कष्ट सहते थे, और वो दिखाया मजदूर किसानों की लोग, किसानों को अपना खेत नहीं होता था, एक तरह से वो मजदूर किसान होते थे। तो वो चीज़ इस ज़िंदगीनामा में हमें देखने को मिलेगी। आगे चलते हैं, धीरे धीरे आपको बताते जाते हैं और क्या मिलेगा आपको साथ में। उपन्यास की जो कथा है मोस्टली वो सायाजी परिवार के आसपास घूमती हुई है दोस्तों। जो सायाजी हैं इसमें, वो सायाजी जो हैं वहाँ के जमींदार हैं, और जो कहानी है, जो कथा है पूरी दोस्तों, उस सायाजी के परिवार के आसपास ही मिलेगी। सायाजी हैं, उनकी पत्नी है सायनी जी, और उनका एक छोटा सा बेटा है उनके ऊपर। तो उनके परिवार के आसपास घूमती हुई दिखाई देगी। सायाजी गाँव के जमींदार हैं, और एक ही प्रतिष्ठित है पूरे गाँव की, उनका प्रतिष्ठा है और नाम मान सम्मान है उस पूरे गाँव में सायाजी का। तो दोस्तों ये कहानी है उस परिवार के आसपास इर्द गिर्द ही घूमती हुई पूरे परिदृश्यों को दिखाएगी, ठीक है। आगे हम चलते हैं, कथानक के बारे में और आपको बताएंगे। सायाजी और सायाजिनी
साहिनी के विवाह के कई वर्ष उपरांत उनके पुत्र पैदा होता है। जैसा कि मैं आपको पहले जब पहले वाले जो भाग है उसमें मैंने बताया था, जब पात्रों को बता रहा था कि सायाजी और साहिनी के विवाह के काफ़ी वर्षों तक बच्चा नहीं पैदा होता, पुत्र नहीं पैदा होता। और जो चाची है एक, वो उनकी उसकी इच्छा है कि उनके पुत्र पैदा हो, तो उनके पुत्र भी पैदा होता है। ठीक है। और जो सायरी जी हैं दोस्तों, वो सायरी जी की दूसरी पत्नी है, पहली पत्नी उनकी मर जाती है, ये दूसरी पत्नी है और उनसे फिर उनका एक पुत्र पैदा होता है। तो सारे गांव में तो बड़ा ही उत्सव का माहौल पैदा होता है, बड़ी खुशी का माहौल होता है कि सायरी जी जमींदार हैं, वहाँ के जो बड़े प्रतिष्ठित आदमी हैं, उनके घर पुत्र पैदा होता है। तो वो ही नहीं, उनके आस पड़ोसी, उनके जो साथ में रहने वाले हैं, जो गाँव के जितने लोग हैं, सबको बड़ी खुशी होती है, बड़ा उत्साह है और उत्सव का माहौल होता है कि भाई उनके बच्चा पैदा हुआ है, पुत्र पैदा हुआ है, तो भाई दावत भी मिलेगी साथ में। ठीक है। आगे की कुछ बात सुनाते हैं दोस्तों। सभी को भोजन कराया जाता है, जैसे कि हमारे यहाँ परंपरा है, सभी को भोजन कराया जाता है तथा नाच गाने का आयोजन भी होता है। लेखिका ने यहाँ दिखाया है कि किस प्रकार विभिन्न समुदायों के लोग एक साथ खुशियाँ मनाते हैं तथा एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। ठीक है। तो ये यहाँ पर दर्शाया है कृष्णा जी ने अपने उपन्यास जिंदगी नामा में कि हर अलग अलग संप्रदाय के लोग हैं, खुशी एक घर में होती है लेकिन मनाते सभी हैं। तो ये परंपरा रही है, हमारे भारतीय परंपरा आज भी कहीं ना कहीं है और बनी रहे तो ज़्यादा अच्छा है। ये सब लोग हम कामना करते हैं कि ऐसी परंपरा की, लेकिन आजकल ऐसा थोड़ा सा भावनाएं बदलती जा रही हैं। पहले लोगों को सच में खुशी होती थी, एक परिवार में कुछ भी शादी ब्याह फंक्शन कुछ भी होता था तो जो आस पड़ोस के सब किसी भी समुदाय के लोग होते थे, सब उसको एंजॉय करते थे और सबके पास समय होता था। ठीक है। तो यहाँ पर ये दिखाना चाहती हैं कृष्णा जी, बड़े मार्मिक रूप से चित्रण किया है दोस्तों। आगे चलते हैं, कुछ और छोटी छोटी बातें हम आपको बताएंगे इसी कथानक के रूप में। तो कथानक में आगे है दोस्तों, गांव में विभिन्न त्योहारों जैसे लोहड़ी, ईद, दशहरा, बैसाखी उत्सवों के चित्रों का जो बड़ा ही मार्मिक वर्णन किया है, क्योंकि त्यौहार हैं, सिखों के भी त्यौहार हैं, मुस्लिमों के भी त्यौहार हैं और हिंदुओं के भी त्यौहार हैं। सभी त्योहारों का बड़ा मार्मिक चित्रण किया है और चित्र रूप में प्रस्तुत किया है दोस्तों। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि चित्रात्मक शैली का बहुत याद प्रयोग किया है और आपको फील होगा कि यहाँ पर कथा आगे नहीं बढ़ती है बल्कि एक फिल्म आगे बढ़ती है हमारे सामने। वही चीज़ है, आगे मैं और बताऊँगा इसके बारे में कुछ चीज़ें छोटी छोटी। और क्या बताना चाहती हैं, क्या कहना चाहती हैं कृष्णा जी, ये मैं और बताता हूँ आपको। तत्कालीन समाज में व्याप्त अंधविश्वास हो, वहाँ पर बहुत अंधविश्वास है और प्रचलन, हम कहेंगे अंधविश्वास भी नहीं, कुछ प्रचलन भी ऐसे होते हैं जो सदा से चले आए थे और आज भी कुछ तो चल ही रहे हैं। तो वो उसमें दर्शाया गया है, जैसे कि लड़का पैदा हो गया तो मिठाइयाँ बांटी जाएंगी, लड़की होगी तो नहीं बांटी जाएंगी। उस समय पर ऐसी प्रथा थी, लड़का होता है तो मिठाइयाँ बांटी जाएंगी। तो ये एक प्रचलन था। वहाँ पर बच्चों के माथे पर काला टीका लगाया जाता, नज़र ना लगे बच्चे को, इसलिए टीका लगा दिया जाता था बच्चे के माथे पर। और जो कि कुछ सारी प्रथाएं तो गांव में अभी भी हैं और कुछ शहरों में भी चली आ रही हैं दोस्तों, ये प्रथाएं हैं। और जो जच्चा होती है उसके सिरहाने पर लोहा रखा जाता था। बच्चे की मदरसे यानी स्कूल जाते समय, जब वो पहली बार स्कूल जाता है, मदरसा जाता है या प्राइमरी शिक्षा लेने जाता है दोस्तों, तो वो 7 घरों से भीख मांगकर जाता है और अपनी शिक्षा पूरी करना आदि रीति रिवाजों का वर्णन पूरी जो उस टाइम पर जो कालिक है उसके साथ में किया जाता है दोस्तों। ठीक है। तो बड़ी चित्रात्मक रूप में दिखाई गई ये सब चीज़ें, वहाँ की रीति रिवाज है, वहाँ पर क्या क्या होता है, सब चीज़ें, विश्वास अंधविश्वास, ये सारी चीज़ें उस उपन्यास में दिखाई गई हैं दोस्तों, जो कि आज भी कहीं ना कहीं हमारे समाज में हैं, हम इनको देखने को मिलती हैं, उसको दिखाया गया है यहाँ कृष्णा जी ने। आगे और कुछ छोटी छोटी बातें मैं आपको बताऊँगा। सबसे बड़ी बात कि आलोचना उपन्यास में मानव संबंधों पर प्रकाश डाला गया। इसमें क्या हुआ है कि जो आलोच्य उपन्यास है उसमें मानव के जो संबंध है, जो रिलेशंस है, उस पर प्रकाश डाला गया है। ये कह सकते हैं हम इस उपन्यास का मेन केंद्र बिंदु कह सकते हैं, या इसका वस्तु विषय भी कह सकते हैं कि उपन्यास में मानव संबंधों पर प्रकाश डाला गया है कि मानव का संबंध क्या होता है, जहाँ पर कोई जात पात नहीं होती। मानव का मतलब एक प्राणी, एक मनुष्य जिसकी कोई जात नहीं होती, जिसकी कोई बिरादरी नहीं होती, वो ऊँचा नहीं होता, कोई नीचा नहीं होता। तो उस पर जो कुछ संबंध है उनको दिखाया गया है। आगे कुछ और छोटी छोटी बातें मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। जैसे जैसे मनोरंजन के लिए लोक नृत्य, लोक नाट्य, पर्व, उत्सव आदि का बड़ा सजीव वर्णन यहाँ कृष्णा जी ने दिखाया है इस अपने उपन्यास में। ठीक है। अभी और कुछ आगे छोटी छोटी बातें मैं आपको बताऊंगा दोस्तों साथ ही साथ। पंजाब के ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों का प्रेम, झगड़ा, औरतों का सौतिया डाह,
प्रतिशोध, हत्या, ज़मीन जायदाद का सवाल, फौजी जीवन, इन सब पर घटनाओं का इतना सटीक और सजीव वर्णन हुआ है कि दोस्तों आपको फील होगा कि वाकई में हम कथा नहीं पढ़ रहे बल्कि कोई चित्र देख रहे हैं। तो ये बड़ी मार्मिक चित्रण दिए हैं दोस्तों। और सब उपन्यासों से अलग हटकर दोस्तों यहाँ है, अब तक हमने जितने भी उपन्यास किए हैं, हम जो हमारे सिलेबस में लगे हुए थे, उन सब में कहीं ना कहीं राजनीतिक, सांप्रदायिक, राजनीतिक और शासनिक घटनाओं का बड़ा चित्रण होता था और सांप्रदायिक घटनाओं का बड़ा चित्रण होता था। यहाँ पर ऐसी सब कुछ ना दिखा करके यथार्थ जीवन, एक ग्रामीण जीवन के जो आम आदमी के, छोटे आम आदमी के बेचारे उनको दिखाया गया है। षड्यंत्र वाली चीज़ें हैं यहाँ पर, वो सब मौजूद हैं, पर लेकिन जो प्रदर्शन किया है दोस्तों वो कुछ अलग है, उनका ढंग को अलग है, उन जैसा नहीं है जैसा कि तमस में या झूठा सच में जैसे हम देख रहे थे या राग दरबारी में दिखाया, ऐसा सब कुछ नहीं है, थोड़ा अलग है, कोई अलग तरीके से लेखन रहा है। तो बहुत ही जो प्रैक्टिकल किया है, अलग लेखन का बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है दोस्तों, बहुत अच्छा रहा है। आगे चलते हैं, कुछ और बातें बताएंगे आपको साथ में। जैसे इस चित्रित कथानक को पढ़कर पाठक भूल जाता है कि वो पढ़ रहा है या देख रहा है। जैसा कि मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, ये बात सही है, ये कथन बिल्कुल 100% सही है यहाँ पर दोस्तों, कि कथन को देख करके लगता है कि जैसे पाठक जैसे पढ़ नहीं रहा, जैसे उसको कोई फिल्म देख रहा हो। ठीक है, आगे है दोस्तों, इस उपन्यास के पात्रों के जो चरित्र चित्रण हैं के लिए चरित्र सृष्टि का ना करके दोस्तों, इसमें बेसिकली हम पात्रों की जो चरित्र निरूपण है या चरित्रों का जो समायोजन है वो ना करके सृष्टि ना करके पंजाब के सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश के चित्रण द्वारा चरित्र सृष्टि की गई है। यानी कि जो वहाँ का पंजाब में जो संस्कृति है, सामाजिक सृष्टि है, उसके आधार पर पात्रों को बनाया गया है, न कि पात्रों के आधार पर उस उपन्यास को बनाया गया। ठीक है, तो उपन्यासों के जो पात्र उपस्थित हुए हैं, जो पैदा हुए हैं दोस्तों, जो सामने आए हैं, वो सब क्या है, वो पंजाब की सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश को चित्रण करने के लिए सब पात्रों का गठन किया गया है, ऐसा इसमें प्रतीत होता है, न कि बल्कि पात्रों के आधार पर कहानी गढ़ी गई हो। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों, आपको इसमें मिलेंगी, अलग होंगी और उपन्यासों से मैं आपको बताता जाऊँगा। आप छोटे छोटे पॉइंट है और एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, सब याद कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आ सकता है इनमें से। आगे है दोस्तों, उद्देश्य क्या था, जिंदगी जो लेखिका का उद्देश्य क्या है बेसिकली इस उपन्यास को लिखने का, तो वो मैं आपको बता देता हूँ, जो कि उसमें आपको साफ साफ दिखाई भी देगा उपन्यास में, वही आपको बताना चाहता हूँ। जिंदगी नामा में लेखिका का उद्देश्य है पंजाब अंचल में बहते हुए जीवन को चित्रित करना। क्या उद्देश्य उनका उद्देश्य है कि पंजाब अंचल में बहते हुए जीवन को चित्रित करना तथा रूढ़ियों एवं अंधविश्वासों का खंडन करते हुए प्रगतिशील विचारों का प्रचार प्रसार कर समाज को सुधार लाना या करना, यह उनका उद्देश्य है। तो बिल्कुल बहुत ही सही, बिल्कुल एक तरह से विषय वस्तु रही इसकी, बिल्कुल सही उद्देश्य रहा। तो ये क्या चाहती हैं कृष्णा सोबती जी अपने पात्रों के माध्यम से, अपने उपन्यास के माध्यम से, ये सब इसमें आपको दिखाया गया है जिंदगी नामा में। ठीक है, और आगे बताते हैं दोस्तों कुछ और छोटी छोटी बातें। जैसे इस उपन्यास के माध्यम से लेखिका ने बताना चाहती हैं, क्या उनका विचार है, क्या उनकी मनोभावना है दोस्तों। मैं कितनी बार आपको बताया, साहित्यकार अपनी मनोभावनाओं को अपने उपन्यास के पात्रों के द्वारा ही कहलवाता है। तो वही बात यहाँ कृष्णा जी की है कि वो अपने इस उपन्यास के माध्यम से लेखिका बताना चाहती है कि बंटवारा एक भूखंड का 2 भाग कर दिए जाने की घटना वर्णनीय है। सिर्फ यही घटना नहीं है कि एक हिंदुस्तान पाकिस्तान बना दिए, 2 भाग बांट दिए गए, बल्कि असलियत ये है कि एक बुनियादी त्रुटि है, इस विश्व बेल है और जो दोनों टुकड़ों में फैली फूलती है और फैलती ही जाती है। यानी कि ये एक ऐसी घटना होती है, एक विश्व बेल यानी कि एक जहरीली बेल है जो दोनों ही तरफ फैलती है, बढ़ती जाती है और फलती फूलती चली जाती है। उसका परिणाम आप सब तो देखते ही हैं। तो ये कह देना कि सिर्फ विभाजन हो गया, ये कहना एक छोटी सी बात नहीं होती, बल्कि बहुत बड़ी बात ये होती है कि वो एक बुनियादी त्रुटि यानी कि एक बहुत ही बड़ी घटना थी, त्रुटि थी, एक भूल थी, जिसका परिणाम दोनों तरफ को लोगों को ही झेलना पड़ा। और वहाँ पर जो सांप्रदायिक विश्व बेल जो दोनों तरफ फैली थी हिंदुस्तान पाकिस्तान में, उसका परिणाम सबको झेलना पड़ा। और आज तक वो फलीभूत होती जा रही है, यानी कि वो बात आज तक बढ़ती जा रही है। कहीं ना कहीं वो बीज जब बोया गया था, आज जो कि बड़ा होकर के प्रकट होता जा रहा है, ये आपको देखने को आज भी मिलेगा। आज के समाज में भी हमें ये चीज़ बराबर देखने को मिल रही है। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। हम कुछ कथन हैं, यानी कि कुछ साहित्य समीक्षा शास्त्रीय की कथन है, वो मैं आपको बता देता हूँ उसके बारे में, जो कि ये दर्शाता है कि इस उपन्यास का उद्देश्य क्या है। तो इस उद्देश्य के हिसाब से ही ये कथन है दोस्तों, जो गोपाल राय जी हमारे समीक्षा शास्त्री हैं, उन्होंने ये बोला जिंदगी नामा के लिए कि जिंदगी नामा 20वीं शताब्दी के प्रथम 15 वर्षों में पंजाब के किसानों ग्रामीणों के जीवन का चित्रण है। यह जिंदगी निखालिस यथार्थ के रूप में जहाँ सामने आती है। पंजाबी किसानों की मेहनत, मशक्क़त से भरी
अक्खड़, असंतुष्ट और मुक्त जिंदगी जिसमें महाजन का शोषण और पुलिस का आतंक भी कोई ज़्यादा हलचल नहीं पैदा करता। देखो दोस्तों, ये बहुत सही बात है। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता रहा था कि यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि सांप्रदायिक घटना और राजनीतिक सामाजिक परिवेश और जो इतनी भयंकर भयंकर बातें अब हम पिछले उपन्यासों में देख रहे थे वो सब है, इसमें भी वो सब दिखाई गई है, लेकिन वो इतनी हलचल नहीं पैदा करती। असलियत यहाँ जो दिखाना चाहते हैं वो दिखाना चाहती हैं कृष्णा जी की जो कुछ हुआ तो हुआ वो है, जो उसका परिणाम हमको आज भी देखना पड़ता है। और ये भ्रष्टाचार आज भी है, खत्म नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी वहाँ के अंचल की जो सामाजिक दृष्टि है वो आम लोगों की जो आपसी विचार हैं उसको दर्शाना चाहती हैं यहाँ पे कृष्णा जी, कृष्णा सोबती जी। ठीक है दोस्तों, तो ये कथन हुआ गोपाल दास जी का। आगे कुछ और विशेष बातें छोटी छोटी मैं और आपको बताता हूँ, विशेष बातें या कुछ उपन्यास की पंक्तियाँ ऐसे मिक्स करके ये टॉपिक मैंने बनाया जो मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ। ठीक है, जो कि इस प्रकार है। शरद पूर्णिमा की रात, पिंड के कच्चे कोठे चम 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 चमकने लगे, दमकने लगे। चांदनी ने चगरी लिपाई से खेत खलियान रूख वृक्ष सब उजला दिए। तो दोस्तों ये उनकी भाषा का एक निरूपण है। आप देख सकते हैं कैसी भाषा का प्रयोग किया है, खासकर जहाँ तहाँ समय जहाँ भी मिला उन्होंने काव्य रूपी पंक्तियों का डाला है अपने उपन्यास में। उपन्यास की शुरुआत में भी काफ़ी लंबी एक कविता लिखी है उन्होंने कृष्णा सोबती जी ने, और जहाँ भी लगा वहाँ लोक नृत्य, लोकगीत और ये सब चीज़ों के माध्यम में भी जगह जगह कहीं ना कहीं उन्होंने काव्य रूप को यहाँ पर अपना दर्शाया गया है। तो ये हम आपको देखने को मिलेगा जिंदगी नामा में। और मैं कुछ छोटी छोटी बातें आपको बताता हूँ दोस्तों, जैसे उन्होंने लिखा है, बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं दोस्तों, ये सब उपन्यास की पंक्तियाँ हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। फौजी बंदे दुनिया जहान घूमकर निकल जाएं, पर दिल अपना पोटली में बांधकर अपने पिंड के पुराने रूप पर लटका जाते हैं। दोस्तों कितनी बड़ी बात कही है, ये फौजियों के लिए कही हुई बात है जो कि आज भी सत्य है और 100% सत्य है दोस्तों, कि जो फौजी लोग होते हैं, फौजी बंदे, यहाँ पर पंजाबी भाषा का प्रयोग किया है थोड़ा सा। फौजी बंदे दुनिया जहान घूमने निकल जाएं, पर दिल अपना पोटली में बांधकर अपने पिंड के पुराने रूप पर ही लटका जाते हैं। दोस्तों इसमें कृष्णा जी की जो भाषा जो मिलेगी दोस्तों, उसमें पंजाबियत और गुजराती, पंजाबी और हिंदी ये मिक्स आपको मिलेगी यहाँ पर, और शुद्ध शब्द मिलेंगे आपको, ज़्यादातर ग्रामीण शब्दों का विशेष प्रयोग किया गया इसमें। अगला है, कौन जाएगा कौन समझेगा अपने वतन को छोड़ने और उनसे मुंह मोड़ने के दर्दों की पीड़ा को। दोस्तों यहाँ पर जो विभाजन की पीड़ा वाली बात है वो भी यहाँ पर दर्शाई गई है दोस्तों। कौन जानेगा कौन समझेगा अपने वतन को छोड़ने और उनसे मुंह मोड़ने के दर्दों की पीड़ा को। झेलम चेनाब बहते रहेंगे, इसी धरती पर लहराते रहेंगे, खुली हुई हवाओं के झोंके इसी धरती पर, इसी तरह हर मौसम में, इसी तरह फिर हम नहीं रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर कहना चाहते हैं कि विभाजन की जो दर्द लोगों के अंदर होता है, आदमी मिट जाता है, दर्द नहीं ख़त्म होता, यह चीज़ यहाँ पर दिखाना चाहती हैं कृष्णा जी, कि हवा वही रहेगी, पेड़ भी वही रहेंगे, नदियाँ जैसी हैं वैसे ही बह रहेंगी। वो पहले अभी पाकिस्तान से हिंदुस्तान से निकल रही है तो पाकिस्तान में जा रही है, चाइना से निकल रही है तो हिंदुस्तान में आ रही है। नदियाँ ऐसे ही बहती रहती हैं, पहाड़ पृष्ठ ऐसे ही रहते हैं, बंटवारे हो जाते हैं तो इंसानों के होते हैं दोस्तों, और बंटवारे के जो दर्द होते हैं वो कभी ख़त्म नहीं होते। इंसान ख़त्म हो जाता है बट वो दर्द ख़त्म नहीं होता। यहाँ पर ये दर्शाना चाहती हैं, कहना चाहती हैं कृष्णा सोबती जी। तो बहुत ही मार्मिक और बड़ी ही सुंदर चरित्र चित्रण किया है दोस्तों इसमें, इस उपन्यास में। और कहने का तात्पर्य यही है कि एक अंचल की जो सामाजिक पृष्ठभूमि है और एक आम आदमी की जो सामाजिक पृष्ठभूमि है उसको यहाँ पर कृष्णा सोबती जी ने दर्शाया है। बड़ा ही सुंदर और मार्मिक वर्णन दिया है दोस्तों इसमें। तो दोस्तों ये हमारा सेकंड पार्ट में हुआ कृष्णा सोबती जी का कथानक और उनका उद्देश्य, विषय वस्तु और उनकी विशेष बातें और कुछ कथन आलोचकों के। इस प्रकार से ये हमारा जो सेकंड क्लास जो हमारी क्लास है उसका ये दूसरा जो भाग है वो पूरा हुआ। और तीसरा भाग दोस्तों हम लाइव क्लासेस के माध्यम से कर लेंगे, आज नहीं ले पाए हैं। उसमें हम प्रश्न पूछेंगे कृष्णा सोबती पर और उनके ये उपन्यास जिंदगी नामा पर जो आधारित प्रश्न आएंगे। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगती है और अगर आपको लगता है कंटेंट सारे अच्छे हैं तो आप प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। ये जो भी उपन्यास है हमारा 2 वीडियो में विभाजित होता है। एक भाग में हम बनाते हैं उपन्यासकार के बारे में बताते हैं, उनके सम्मान उनको क्या मिला है, उनके उपन्यास क्या हैं, और पात्र वगैरह को लेके आते हैं और चरित्र वगैरह को लेके आते हैं, और दूसरे में कथानक को लेके आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ठीक है, प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।